नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकतंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है लोकतंत्र, जो कि हम जो पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने सरकार के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र कहते किसको हैं। लोकतंत्र, दोस्तों लोकतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र भी है। लोकतंत्र में हम एक ऐसे शासन व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के साथ स्थापित की गई व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों के द्वारा किया जा रहा हो। लोग ही उस व्यवस्था का संचालन करते हैं, लोगों के द्वारा ही व्यवस्था को संचालित किया जाता है, लोगों के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, अपने प्रतिनिधि को अपने कार्यों के लिए, अपने विधि को निर्माण करने के लिए उसको भेजा जाता है कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन हो। दोस्तों, कई राज्यों में, कई देशों में लोकतंत्र के अलावा भी बहुत तरह की पद्धतियां हैं, जैसे कि राजतंत्र, मोनार्ची, आर्मी का शासन और भी कई तरह के अलग अलग पद्धतियों के द्वारा लोगों के ऊपर शासन किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा विचार है और एक ऐसी शासन पद्धति है जो कि अभी सबसे ज़्यादा सफल है, और भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। दोस्तों, कई जगह पर आर्मी के द्वारा भी व्यवस्था का संचालन किया जाता है, जिसे कि हम मोनार्की कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में। दोस्तों, कई जगह हम देखते हैं कि तानाशाही शासन है। तानाशाही शासन जैसे कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं, हिटलर के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा इटली में, हिटलर के द्वारा जर्मनी में, और आज भी उत्तर कोरिया में हम तानाशाही शासन देखते हैं, जिसका तानाशाह का नाम है किम जोंग उन, जो कि वहाँ के नागरिकों पे कई तरह के अत्याचार करता है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में हमें ऐसी सुविधा मिली होती है, हमें ऐसा ताकत मिला होता है कि अगर हम अपने शासक से नाखुश हैं, अगर हम अपने शासक को नहीं पसंद करते हैं, तो हम उसे एक भारत में 5 साल का समय दिया जाता है। 5 साल के बाद हम फिर उसको दोबारा चुन सकते हैं, किसी दूसरे को उस राजगद्दी पर बिठा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र में सबसे अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या क्या है? दोस्तों, लोकतंत्र का उद्देश्य में सबसे पहला चीज़ है राजनीतिक शक्ति का आधार, राज्य की संरचना करना, राजनीतिक अधिकारों का रक्षा करना, और सबसे ज़्यादा जरूरी राजनीतिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। जब तक राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं होगा तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हमारे देश में कितनी सारी पार्टियां हैं, कितनी सारी पार्टियां मिल के चुनाव लड़ती हैं, कितनी सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। उसके अलावा हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। तो दोस्तों, इन सारी व्यवस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ये लोकतंत्र, दोस्तों, लोकतंत्र में जनता और जनता के समूह की शासन में पूर्ण भागीदारी होती है। कैसे हम वोट देते हैं, कैसे समय समय पर केंद्र का वोटिंग होता है, लोकसभा के लिए वोटिंग होता है, विधानसभा के लिए वोटिंग होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, फिर पंचायत के लिए अलग चुनाव होता है। तो हमेशा जनता और जनता के समूह शासन में भागीदारी देते रहते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता से है। नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार और संचालन में भागीदारी। दोस्तों, लोकतंत्र में कानून का प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कानून का राज, जो कानून हमारे प्रतिनिधि बनाते हैं उस कानून को हर किसी को मानना होता है। तो ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, लोकतंत्र की एक और अच्छी चीज़ है जिसमें कि अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं बनी होती हैं जो कि लोकतंत्र की रक्षा करती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है। दोस्तों, इन स्वतंत्र संस्थाओं में एक स्वतंत्र तरीके से भर्तियां की जाती हैं, स्वतंत्र तरीके से इनके कर्मचारियों को चुना जाता है, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको चुनने के लिए एक स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ये भी लोकतंत्र की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों, सिविल सेवा का हर साल आयोजन किया जाता है, जिसमें कि लाखों प्रतिभागी परीक्षा देते हैं और चुन के हमारे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लोकतंत्र में अपने प्रशासन की भागीदारी को निभाते हैं। दोस्तों,
कार्यपालिका इसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये भी लोकतंत्र की सबसे अच्छी चीज़ है। दोस्तों लोकतंत्र में कई उद्देश्य होते हैं, कई तरह की नागरिकों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए, अच्छा रहन सहन देने के लिए कई तरह की सरकार योजनाएं बनाती हैं। उन योजनाओं को लागू करने के लिए कानून बनाती है। तो उन कानूनों को सही तरह से लागू किया जाए, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो दोस्तों अगर कानून सही से लागू नहीं होगा, लोग कानून को सही से मानेंगे नहीं, तो क्या होगा? लोकतंत्र चकनाचूर हो जाएगा, लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए कानून व्यवस्था को सही से लागू कराना भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों लोकतंत्र का उद्देश्य एक और भी है कि सत्ता के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। सत्ता में अगर प्रतियोगिता होगा तो हमारे जितने भी प्रतियोगी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं, वो क्या करेंगी? वो अच्छा कार्य करेंगी, लोगों को ये दिखाएंगी कि देखिए हम अच्छा कार्य करके दिखा सकते हैं अन्य पार्टियों से। तो ये एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी, तो इसका फायदा जनता को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जनता से चुनी हुई सरकार को बढ़ावा देना। जनता से चुनी हुई सरकार, जो भी जनता सरकार को चुन देती है और उसको एक बार राजगद्दी पे बिठा देती है, तो उसको एक कार्य करने का एक समय दिया जाता है, फिर वो उसको कार्य करने देना चाहिए। दोस्तों इस पद्धति को बढ़ावा देना ही लोकतंत्र का उद्देश्य है। दोस्तों लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र एक संस्कृत शब्द है। दोस्तों लोक और तंत्र से मिलकर बना है लोकतंत्र। लोक मतलब प्रजा, जनता। जनता के द्वारा जो शासन है उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। दोस्तों इसे आम बोलचाल की भाषा में हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। दोस्तों लोकतंत्र में क्या होता है? दोस्तों मानव समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पद्धति की ज़रूरत होती है, एक प्रशासन की ज़रूरत होती है। इस प्रशासन को हम कई तरह से देखते हैं। पुराने ज़माने में राजतंत्र होता था, राजा इस प्रशासन को चलाते थे। आज के समय में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मानव सभ्यता को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, जो कि एक नई ऊंचाइयों को हम कई तरह की परिप्रेक्ष्य में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों प्राचीन समय से ही हम कई तरह की व्यवस्थाओं को देखते आ रहे हैं। प्राचीन समय में जब जनता का शासन होता था तो प्राचीन समय में राजा लोग जनता का सेवा करते थे, जनता की सुरक्षा का कार्य करते थे। दोस्तों राजतंत्र के पश्चात कुछ देशों में अधिनायक तंत्र की भी स्थापना हुई। अधिनायक तंत्र जैसे कि फासीवाद, नाजीवाद, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने शासन किया, तानाशाही किया, इटली में मुसोलिनी ने तानाशाही किया। तो इस तरह के शासन को हम तानाशाही भी कहते हैं। दोस्तों लोकतंत्र में अलग अलग तरह के राज्यों में, अलग अलग तरह के देशों में, अलग अलग तरह की परिस्थितियों से लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो कुछ जटिल हो गई है आज के समय में। तो दोस्तों लोकतंत्र के इन्हीं जटिलताओं से हम लोकतंत्र की कई तरह की प्रणाली देखते हैं। दोस्तों हमारे देश में जो प्रणाली यूज होती है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र और एक और तरह का लोकतंत्र होता है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी सिर्फ स्विट्जरलैंड, पूरे विश्व में केवल स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि उसमें किसी भी नीतिगत फैसले को लेने के लिए जनता से सीधे उनसे राय मांगी जाती है, सीधे उसके लिए वोटिंग कराई जाती है। जैसे कि हमें कोई कानून बनाना है, जनता के लिए कोई किसी नीतिगत फैसले को लेना है तो जनता से सीधे वोटिंग कराया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जनता का कोई प्रतिनिधि किसी नीतिगत फैसले में अकेले फैसला नहीं लेता है। किसी भी फैसले के लिए हर वक्त जनता से पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये भारत में सबसे ज़्यादा यूज नहीं होता है। भारत में अभी प्रतिनिधि लोकतंत्र का यूज होता है। अभी ये सिर्फ पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड में यूज किया जाता है। दोस्तों प्रतिनिधि लोकतंत्र का इस्तेमाल अभी भारत में किया जा रहा है। भारत में हम प्रतिनिधियों के द्वारा हम शासन चलाते हैं। दोस्तों प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के लिए कानून बनाते हैं वो किसी न किसी क्षेत्र से सीधे चुने जाते हैं। वो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से चुन के आते हैं या फिर समानुपातिक व्यवस्थाओं से सीधे किसी न किसी क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्थाओं का भी प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होते हैं। चुनाव में हर तरह की निष्पक्षता बरती जाती है। तो उदार लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य किया जाता है, विशेष कार्य किया जाता है। ये एक उदार जो लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा लक्षण। दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों से लेकर सभी वर्ग का धर्म, जाति और उनके धन, अर्थ, इन सभी के स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। दोस्तों, उदार लोकतंत्र में जितने भी वंचित वर्ग हैं उनका सशक्तिकरण करने के लिए हमेशा कार्य किया जाता है, जिससे कि देश की उन्नति हो। दोस्तों, उदार लोकतंत्र में जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए हमेशा कार्य करने के लिए जो वहाँ का प्रतिनिधि होते हैं, जो कि वहाँ की प्रशासन होती है, वो हमेशा तत्पर रहती है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों की हमेशा उन्नति हो और देश की भी सर्वांगीण उन्नति हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है और वो कैसे कार्य करता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम भारत में लोकतंत्र की प्राचीन परंपराओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।